हाँ, वेलकम बैक क्लास। लास्ट टाइम हम लोग ने पूरी वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आपको वेव इक्वेशन मैंने बताया था ट्रैवलिंग साइन वेव का, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ठीक है, हमने बोला था कि हम लोग को एम्पलीट्यूड ओमेगा और के की इन्फॉर्मेशन पहले से क्वेश्चन में काफ़ी बार दी जाती है, हम लोग को फाई नॉट कैलकुलेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। बस में तो फाई नॉट कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट टाइम हम लोग ने वो स्टडी किया था। ठीक है, तो वी स्टडी किया हाउ टू कैलकुलेट इनिशियल फेज कांस्टेंट। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन उसके बारे में करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, मान के चलो t इज इक्वल टू 0 पे वेव ऐसी दिखाई दे रही थी ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, देन राइट द इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा। देखिए, हमने देखा था कि मेरे पास वेव की इक्वेशन होती है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। दिस इज t डिपेंडेंट टर्म, दिस इज x डिपेंडेंट टर्म एंड फाई नॉट इज अ कांस्टेंट। वो ना ही तो t पे डिपेंड करता है ना ही तो x पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर मुझे फाई नॉट पता करना है तो फाई नॉट इज इनिशियल फेज t इज इक्वल टू 0 की बात करता हूँ। t इज इक्वल टू 0 अगर मैंने पुट किया तो माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट आ रहा था। अरे इसमें इसका मतलब मैं चाहे कोई भी x लो, x के चेंज होने के हिसाब से y चेंज होगा, लेकिन फाई नॉट जो है कांस्टेंट है, वो हर जगह सेम आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हर जगह सेम आना चाहिए था तो और आसान करने के लिए मैंने x को भी 0 ले लिया, x इज इक्वल टू 0। तो y की इक्वेशन होगी मेरे पास a sin फाई नॉट। x इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा वाला पार्टिकल, ये ओरिजिन वाला पार्टिकल जिसको हम लोग सोर्स पार्टिकल कह रहे थे। आरियस में तो मुझे दिख रहा है कि सोर्स पार्टिकल एट ओरिजिन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, एट t इज इक्वल टू 0 सोर्स पार्टिकल वाज एट ओरिजिन। ठीक है, और उसके सिवा हम लोग को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए रहता है। क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है क्या? नहीं सर, हमको वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ वेव से हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। कैसे सर? मैंने देखा था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाज माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस स्लोप, इस पॉइंट पे चढ़ाव है मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, इनटू माइनस इज नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ रहा है मेरे पास नेगेटिव, मतलब पार्टिकल उस टाइम मूव कर रहा होगा नेगेटिव डायरेक्शन। समझ आ रही बात? और इसको हम लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि अगर ये आगे मूव कर रही है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो तो वेव मेरे पास कुछ ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, इसका मतलब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ गया होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज negative, और velocity of particle is negative and displacement of particle was 0, sorry, position of particle was 0। इसका हम लोग ने फेजर बनाना देखा था। हाँ, इसका करस्पॉन्डिंग अगर मुझे फेजर बनाना है, दिस was प्लस a, दिस was माइनस a, सेंटर जो है मेन पोजीशन पे, रेडियस इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और ये बन गया उसका फेजर। और इसमें वर्टिकल एसएचएम का मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल फेजर आने वाला है। ठीक है, फिर मैंने देखा कि अगर मेरे पास पार्टिकल यहाँ पे तो t इज इक्वल टू 0 पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब ये पॉसिबिलिटी या फिर ये पॉसिबिलिटी। अगर क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ मतलब एंगल यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंगल यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। अब हम लोग कंडीशन के हिसाब से, हम लोग मतलब कन्वेंशन के हिसाब से क्लॉकवाइज ही चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन आ रहा है, और हमको कहाँ चाहिए था नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसका मतलब जब मेरे पास इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ पे था, तो उसका करस्पॉन्डिंग फेजर वाला पार्टिकल यहाँ पे था। ठीक है, तो इनिशियल फेज मेरे पास कितना हो गया पाई, तो फाई नॉट इज इक्वल टू पाई। तो इक्वेशन होगी मेरे पास y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस पाई। इसको अपन लोगों ने और सॉल्व किया था, तो फाइनली मेरे पास क्या आ रहा था, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि मेरे पास इनिशियल फेज कैसे निकालते हैं वेव का, और उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, t इज इक्वल टू 0 पे मुझे वेलोसिटी वेव, सॉरी वेव ऐसी दिखाई दे रही है, मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन।
ठीक है, दिस इज -√3a/2। ठीक है, आपको लिखना है व्हाट इज द राइट द इक्वेशन ऑफ वेव, मतलब भाई आपको फाइंड आउट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर से मेरे खुद से ट्राई करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा। हाँ भाई, अब मेरे पास पहले देख लो इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। t इज इक्वल टू 0 पे किस पार्टिकल की बात करूंगा मैं, x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की बात है। x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल में सोर्स पार्टिकल जिसको मैं बोल रहा था, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास, -√3a/2, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई -√3a/2। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की अगर बात करूं तो क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फिलहाल पता है क्या? नहीं सर, मुझे वेलोसिटी ऑफ वेव पता है। ठीक है, मुझे वेलोसिटी ऑफ वेव दी गई है पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इस पॉइंट पे देखो अगर स्लोप देखूंगा तो चढ़ाव है या ढलान है? सर ढलान है, मतलब स्लोप है ना मेरे पास नेगेटिव, इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव अगर मैं देखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गई मेरे पास पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब बनाते हैं भाई इसका करस्पॉन्डिंग फेजर। दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए। ठीक है, ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, ये बन गया मेरे पास फेजर। ठीक है, अब -√3/2 है तो वहां से मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप करूं तो ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट। अब क्लॉकवाइज जो है मैं यहां से मेजर करने वाला हूं। ठीक है, क्लॉकवाइज के हिसाब से यहाँ पे मैं जा रहा हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में। हमको कहाँ जाना था? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल शुड बी पॉजिटिव, मतलब ये डिजायर्ड पॉइंट। समझ में आ रही है बात? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरे पास फेज कितना हो गया इनिशियल फेज, यहाँ से लाइन, मतलब मेरे पास जब एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ पे था तो फेजर वाला पार्टिकल यहाँ पे था, तो इनिशियल फेज हो गया मेरे पास आरियस में। ठीक है, अब कैसे निकाल सकते हैं सर? सर यहाँ तक तो है मेरे पास 3π/2। ठीक है, ये टोटल हो गया मेरे पास 3π/2। बचा हुआ है जो ये एंगल, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ आरियस में। ये डिस्टेंस कितना है? √3a/2। ये डिस्टेंस कितना है? a। ट्राइंगल को अलग से कर लो सॉल्व। This angle was theta. This is √3a/2. This is a. This is 90 degree. तो cos theta adjacent upon hypotenuse √3a/2 upon a. a से a बाजी तो फाइनली मेरे पास cos theta कितना आ रहा है? √3/2। आ रही है इसमें? अगर cos theta √3/2 मतलब थीटा हो गया मेरे पास 5/6, 30 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो मेरे पास टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल फाइ नॉट इज इक्वल टू 3π/2 प्लस 5/6। तो फाइ नॉट की वैल्यू आ गई मेरे पास बाई 6 कॉमन ले लो, ये हो गया 3, 3 1 10π/6, या फिर इसको बोल सकते हैं 5π/। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को इक्वेशन ऑफ वेव कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी का एप्लीकेशन आगे हम लोग अच्छा खासा आने वाला। अब देखो सुनो, काफी बार बच्चे क्या करते हैं कि सर जो फेजर्स हम लोग ने हॉरिजॉन्टल में देखा था, जो फाइ नॉट वहां से आने वाला था वही फाइ नॉट यहाँ से आने वाला है, तो इसी को हम हॉरिजॉन्टल में रख के सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? रख के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आगे जाके जब आप कुछ टॉपिक्स देखोगे जैसे कि इंटरफेरेंस वगैरह ये सब, तो उसमें आप अगर वर्टिकली अगर रखते हो तो उसको समझना ज्यादा आसान होगा। हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट कर देते हो तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत जा सकती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो कि हम लोग वर्टिकली फेजर निकाल सके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, वो होमवर्क क्लियर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। t is equal to 0 पे, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। t is equal to 0 पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, दिस इज a/√2। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव ऑल पॉसिबल आंसर्स, जितने भी पॉसिबल आंसर है। ठीक है, चलिए हाँ भाई,
एक और क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ी सी इसी की पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो भी चीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है फिर उसी की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एक पल्स थी मेरे पास, ठीक है, पल्स जिसकी शेप मुझे ऐसे दिखाई दे रही आरियस में। अब अगर मेरे पास पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, जो मेरे पास पल्स फॉर्म हो रही थी वो साइन वेव की पल्स फॉर्म हो रही थी आरियस में। अगर मेरे पास कोई और टाइप की ऑसिलेशन करता है तो कोई और भी शेप फॉर्म हो सकती है आरियस में, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेशन के हिसाब से डिफरेंट पल्सेस का शेप क्रिएट हो सकता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो किसी ऑसिलेशन की वजह से मान के चलो मेरे पास एक ट्रायंगुलर पल्स क्रिएट हो गया, ठीक है, such that velocity of wave is 10 centimeter per second. Velocity of wave is 10 centimeter per second. This length is 2 centimeter. This length is 1 centimeter. And this length is again 1 centimeter. ठीक है, इस पल्स पे मैं दो पॉइंट मार्क कर रहा हूं, मान के चलो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। Find the ratio of magnitude of velocity of A upon magnitude of velocity of B. Find the ratio of magnitude of velocity of A upon magnitude of velocity of B. काम करो, magnitude नहीं, find the ratio of V upon B करो, पूरे वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वैसे वेक्टर्स को डिवाइड कर नहीं सकते, ठीक है, चलो ठीक है, मैग्नेटिक लिख दो। फालतू में आप लोगों को दिक्कत जाएंगी कि सर आप वेक्टर्स कैसे डिवाइड करने हैं, न्यूज़ जो मैंने निकाली। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देखिए भाई वेलोसिटी ऑफ ए की अगर मैं बात करूं, तो जब मैं वेलोसिटी ऑफ ए बोल रहा हूं, ठीक है, ए और बी था क्या, ए और बी आर द पार्टिकल्स ऑन द वेव, ठीक है, पार्टिकल्स ऑन द वेव, ठीक है, आरियस में। तो जब मैं वेलोसिटी ऑफ ए बोल रहा हूं, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए। जब मैं वेलोसिटी ऑफ ए बोल रहा हूं, ठीक है, ए और बी क्या है, पार्टिकल्स लाइंग ऑन द वेव, ठीक है। जब मैं वेलोसिटी ऑफ ए बोल रहा हूं मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए आरियस में, और जब मैं वेलोसिटी ऑफ बी बोल रहा हूं मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी। अब सर अगर वेव वेलोसिटी दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो क्या वेव वेलोसिटी से आप पार्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या सर? बिल्कुल निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो माइनस ऑफ स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालते हैं सर? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, स्लोप होता है dy बाई dx, या फिर उसको अपन लोग tan थीटा भी बोलते थे, ठीक है। अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन दी है तो मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कुछ थीटा एंगल बना रहा है आइए इसमें, तो स्लोप इज tan थीटा, ठीक है। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो थीटा एंगल निकाल रहा है उसकी tan की वैल्यू होती है स्लोप ऑफ दैट लाइन आइए इसमें। अब अच्छे से देखो, अगर मैं tan थीटा देखूं तो tan थीटा होता है मेरे पास ऑपोजिट, मतलब 1 अपॉन एडजेसेंट। तो tan थीटा फॉर पार्टिकल ए कितना आ गया मेरे पास 1/2। वैसे अगर मैं tan थीटा ऑफ पार्टिकल बी की बात करूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेरे पास ये एंगल बन रहा है, दिस वाज थीटा ए, दिस वाज थीटा बी। अरे इसमें ये बन रहा है मेरे पास थीटा बी, तो ये मेरे पास कितना बनेगा पाई माइनस थीटा बी। अरे इसमें ये तो समझ रहा हूँ कि सर यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि चढ़ाव है, बी पे मेरे पास स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ढलान है, ठीक है। अब वो कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव, ए का कितना पॉजिटिव आ रहा था 1/2, बी का कितना नेगेटिव आएगा वो भी अपन लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं tan ऑफ पाई माइनस थीटा बी बताऊं, सर आपने tan ऑफ थीटा बी क्यों नहीं निकाल लिया? क्योंकि मुझे ऑब्ट्यूज एंगल का tan निकालना नहीं आता, मैं हमेशा अक्यूट एंगल का tan निकालता। राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल बन गया था मेरे पास, ठीक है। तो इस अक्यूट एंगल का अगर मैं tan देखूं तो फिर से ऑपोजिट मतलब 1 अपॉन एडजेसेंट मतलब 1, तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। tan पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव सर। तो tan पाई माइनस थीटा बी को अपन लोग माइनस tan थीटा बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -1। tan थीटा बी की वैल्यू आ गई मेरे पास -1 और tan थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। तो वेलोसिटी ऑफ ए लूंगा मेरे पास माइनस ऑफ स्लोप एट ए, स्लोप एट ए इज 1/2 इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी थी मेरे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हो गया मेरे पास -5 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस मतलब नीचे वाला डायरेक्शन, मतलब इस इंस्टेंट पे मेरे पास ए नीचे जा रहा था 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। वैसे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी की बात करूं तो फिर से होगा माइनस ऑफ स्लोप एट बी
इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप एट b कितना था मेरे पास -1 इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव कितना था मेरे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, मतलब हो जाएगा मेरे पास प्लस 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। प्लस मतलब सर क्या होता है, प्लस मतलब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। आ रही है इसमें, तो मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड आ रहा है 5, बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है 10, तो मैग्नीट्यूड का रेशियो हो जाएगा 5/10, मतलब 1/। अरे इसमें जो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में जो बोल रहा था, मतलब मैं आपको इंक्लूडिंग डायरेक्शन की बात कर रहा था, तो ए की वैल्यू आप -5 ले लेते होते हो, बी की वैल्यू +10 ले लेते हो, तो मेरे पास आंसर -1/2। अरे इसमें एक्चुअली में मैं डायरेक्शन को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक सेंस बता रहा हूँ कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, चलो हाँ भाई, एक और क्वेश्चन देखिए। साइन वेव, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क ले, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना, आप लोगों को क्वेश्चन काफी आसान पड़ेगा, ठीक है, मतलब पूरा बेसिक सी है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस चाहिए रहेगा इसमें, ठीक है, तो क्वेश्चन होमवर्क करके एक बार मुझे आप आंसर बताना क्या है। अ साइन वेव propagates along a string, a sine wave propagates along a string, full stop. In figure A and B, मैं आपको फिगर बता दूंगा, पहले क्वेश्चन देखिए। In figure A and B, y represents displacement of particle from mean position in figure A and B, y represents displacement of particle from mean position, full stop. X and T have usual meanings. X and T have usual meanings. ठीक है, अब डायग्राम देखिए। दिस इज फिगर ए, फिगर बी बना रहा हूँ मैं अभी, देखिए। फिर से y इन mm में लेना है आपको। This is figure B. ठीक है, फर्स्ट पार्ट फाइंड velocity of wave
lambda, find velocity of wave, lambda and frequency. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड velocity of wave, lambda and frequency. Second part, find maximum velocity of particle and maximum acceleration of particle. Second part है find maximum velocity of particle and maximum acceleration of particle. Third part, slope of string at x is equal to 2, at x is equal to 2, at t is equal to 4 seconds. Slope of string at x is equal to 2, at t is equal to 4 seconds. ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, velocity of wave in a string, velocity of wave in a string. हाँ विकास, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा velocity of wave, velocity of wave traveling on a string, velocity of wave traveling on a string. देख, मान के चलो अगर मेरे पास वेव की ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन दी गई है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है, आपको मान के चलो क्वेश्चन में ये इक्वेशन पहले से दी गई थी। अगर आपको इक्वेशन दी गई है तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन के, कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट एक्स, वेलोसिटी वेव की वैल्यू आती थी मेरे पास ओमेगा अपॉन के आरएस में, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का आरएस में। मान के चलो अगर आपको इक्वेशन नहीं दी गई है तो वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको समझा, ठीक है। देखिए, और ये रिजल्ट से जो अब जो रिजल्ट आने वाला है उससे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान के चलो, ठीक है, मैंने एक पल्स जनरेट किया है, ठीक है, विच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, जो मुझे निकालना है कितनी वेलोसिटी से वो मूव करने वाला है आरएस में, ठीक है। इसको दोनों साइड से मैंने पकड़ के रखा हुआ है सच दैट मुझे पता है कि इसके अंदर कुछ टेंशन टी क्रिएटेड है। कितना टेंशन टी क्रिएटेड है आरएस में। एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस बार जो मेरे पास जो स्ट्रिंग जो है ये मासलेस नहीं है। स्ट्रिंग के जो है मेरे पास पार्टिकल्स खुद के पास कुछ मास होगा। ऑब्वियसली बात है, जब मैं एक पार्टिकल का मोशन स्टडी कर रहा हूँ तो मैंने उस पार्टिकल में मैंने डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया था, वेलोसिटी डिफाइन किया था, एक्सेलरेशन डिफाइन किया था। किसी मासलेस ऑब्जेक्ट पे क्या मैं एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकता था क्या? नहीं सर, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेशन डिफाइन करें तो एक फोर्स भी आ रहा होगा आरएस में। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास जो पार्टिकल्स है इस बार मेरे पास मासलेस नहीं, कुछ ना कुछ मास है। आपको बताया गया है कि मेरे पास मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया गया, मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया गया। सर मास पर यूनिट लेंथ को तो हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते थे, याद करो, लैम्बडा सिग्मा रो। आरएस में मास पर यूनिट लेंथ m/l, इसको तो हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे अपने म्यू क्यों लिख दिया? क्योंकि लैम्बडा ऑलरेडी वेवलेंथ को दे रखा है ना भाई, इस वजह से एक नया वेरिएबल यूज करें ताकि कंफ्यूजन ना हो आरएस में। तो इस बार म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ आरएस में, लीनियर मास डेंसिटी, एंड टी इज द टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग, टी इज द टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग आरएस में, ठीक है। अब देखो, अब T इज अ टेंशन से मान लीजिए चलो T इज अ टेंशन बोल रहा हूँ थ्रू आउट द स्ट्रिंग, थ्रू आउट द स्ट्रिंग मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। बट T इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे टेंशन रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको T से रिप्रेजेंट करूँगा। अब सुनो, मुझे अगर पता करना है ये वेव वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस वेव के जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं कंसीडर कर रहा हूँ। क्या कंसीडर कर रहा हूँ? छोटा सा टुकड़ा। आपको एक बात मैं याद दिला दूं कि ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, दिस एम्पलीट्यूड इज वेरी वेरी स्मॉल,
याद होगा क्यों, क्योंकि ओरिजिनेटिंग जो पार्टिकल जो था सोर्स पार्टिकल, उसका भी एम्पलीट्यूड छोटा रखा था ताकि एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो। इस वजह से जो रिजल्टेंट वेव जो है उसका भी एम्पलीट्यूड मेरे पास स्मॉल ही रहे। ठीक है, इस स्मॉल एम्पलीट्यूड वाले वेव का मैं एक छोटा सा टॉप मोस्ट पॉइंट वाला सेक्शन कंसिडर करूंगा। आइए इसमें जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। ऐसा, ठीक है, काम को ब्लू मार्कर से करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये है अपनी आरएस में जो सेक्शन मैंने कंसिडर किया, मान के चलो उसकी लेंथ है मेरे पास dx। कितनी लेंथ है मेरे पास? dx, मतलब ये लेंथ जो है इसकी लेंथ है मेरे पास dx लेंथ। आएगा में, ठीक है। हाँ भाई, अगर इस सेक्शन की लेंथ dx है और मेरे पास मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ इसको मैं लिख सकता हूँ m/l। आरएस में मास पर यूनिट लेंथ इसको मैं लिख सकता हूँ m/l आरएस में। तो मान के चलो dx लेंथ के लिए मेरे पास कुछ dm मास था। कितना मास था? dm मास। तो मैं म्यू लिख सकता हूँ, म्यू इज इक्वल टू dm/dx। तो dm मेरे पास कितना हो जाएगा? म्यू dx। सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आरएस में, ठीक है। तो मेरे पास इस dx सेक्शन का जो छोटा सा मास जो होगा दैट विल बी dm मास which is equal to mu into dx। ठीक है, गुड, ठीक है। अब इस पे मैं फोर्सेस लिखना स्टार्ट कर दूंगा, इस पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर इस पे मैं फोर्सेस लिखने की कोशिश करूं तो एक तो इस पॉइंट का यहाँ से ये पॉइंट जो है बाकी रस्सी से कनेक्टेड है, मतलब बाकी रस्सी को यहाँ पे टेंशन T से खींच रही होगी। ये याद रखना, टेंशन हमेशा एक पुलिंग फोर्स रहता है, मतलब इस साइड की रस्सी इस पॉइंट को टेंशन T यहाँ से खींच रही होगी, इस साइड की रस्सी इस पॉइंट को टेंशन T + dt से यहाँ पे खींच रही होगी। आगे इसमें क्योंकि ऑब्वियसली टेंशन वेरी कर सकता है, इस वजह से मैंने एक जगह टेंशन T लिया तो दूसरी जगह T + dt लिया। तो यहाँ से मान के चलो टेंशन T लग रहा था, यहाँ से मेरे पास टेंशन लग रहा था T + dt। इसमें अब क्या T + dt जो है, dt को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो मैं मान सकता हूँ कि फॉर स्मॉल सेक्शन टेंशन में एट बोथ द पॉइंट्स आर सेम। यहाँ पे भी टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T। सर तो ये टेंशन है, टेंशन को कैंसिल कर दिया क्या? नहीं सर, एक बात आप नोटिस करो कि ये जो टेंशन और ये जो टेंशन लग रहा है, ठीक है, ये मेरे पास एक कर्व पार्ट है, एक छोटा सा कर्व पार्ट है आरएस में। मतलब ये टेंशन और ये टेंशन दोनों किसी एंगल पे लग रहे हैं। अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट लग रहे होता है, अगर मान के चलो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन होता, अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट लग रहे होते तो टेंशन ने टेंशन को कैंसिल कर दिया था, लेकिन फिलहाल एट एन एंगल लग रहा है। आरएस में कितना एंगल लग रहा है उसके लिए मैं एक नया चीज दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो देखो ध्यान दो। मैंने आपको बताया था कि किसी भी छोटे से कर्व को मैं एक सर्कुलर ओरिएंटेशन का या सर्कुलर स्ट्रक्चर का एक छोटा सा हिस्सा मान सकता हूँ, ठीक है। ये जो छोटा सा कर्व है इसको मैं एक सर्कुलर हिस्से का एक छोटा सा पार्ट मान सकता हूँ, ठीक है। मान के चलो उस सर्कल का रेडियस है मेरे पास कुछ स्मॉल आर, हाँ ठीक है, स्मॉल आर मान, उस सर्कल का रेडियस है मेरे पास स्मॉल आर। तो याद करो दिस वाज रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था आरएस में, ठीक है। वहां पे मेरे पास मैंने बताया किसी भी कर्व पार्ट को अगर आपको स्टडी करना है तो उसके छोटे सेक्शन को मैं एक सर्कुलर मोशन का पार्ट मान सकता हूँ आरएस में, ठीक है। और उस सर्कुलर का जो रेडियस आता है आर, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। वैसे अगर मैं यहाँ का देखो तो दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट आरएस में। तो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान के चलो स्मॉल आर। क्या है मेरे पास? स्मॉल आर। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे बता दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल आरएस में, ठीक है। तो ये भी रेडियस कर्वेचर स्मॉल आर, ये भी रेडियस कर्वेचर स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मेरे पास एक सर्कल का हिस्सा है, मतलब ये भी स्मॉल आर रहेगा, ये भी स्मॉल आर रहेगा, ठीक है। मान के चलो दिस एंगल इज थीटा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सिमेट्री के हिसाब से अगर ये एंगल थीटा है मान लीजिए ये एंगल थीटा आ रही ना बस में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास ऑलमोस्ट ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आरएस में। अभी मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं डीएम पे नेट कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो मैंने देख रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं उसका फोर्स बैलेंस करके देखूंगा कि नेट क्या होना चाहिए आरएस में। एक और बात नोटिस करो, देखो एक यहाँ पे टेंशन टी लगा था, एक टेंशन टी यहाँ पे लगा था। एक और बात नोटिस करो, यहाँ पे मेरे पास एक वेव वेलोसिटी v से जा रहा होगा
तो जब भी मेरे पास पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ पे कुछ वेलोसिटी v से जा रहा होता है तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है। क्या एक्सपीरियंस कर रहा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब इस डीएम पार्ट पे मेरे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा विच विल बी इक्वल टू dmv²/r। dmv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला याद करो, mv²/r होता था। कितना मास है? dm मास। कितना वेलोसिटी? v, वेव वेलोसिटी v²/r। r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही बात? और कोई फोर्स लग रहा है सर? इसका खुद का एक डीएमजी फोर्स भी लग रहा होगा, फिलहाल इसको मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ। आ रही है इसमें? ठीक है, समझ में आ रही बात? सर डीएमजी आप क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? मान के चलो हमको जो स्टडी करना था, हमको जो भी वेव वेलोसिटी से स्टडी करना है उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसका इफेक्ट हमको फिलहाल काउंट नहीं करना है। इस वजह से मैं वेव को मान के चलो वर्टिकल ऑसिलेट करने की जगह इसे हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करेंगे और ऊपर से मैं ये स्ट्रक्चर देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, जस्ट आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास अगर एमजी का इफेक्ट देखो तो वो स्ट्रिंग झूली भी दिखाई देंगी, झूली भी नहीं। मैंने उसको इतना टाइट कर रखा हुआ था कि टेंशन के कॉम्पोनेंट्स में ऑलमोस्ट एमजी का जो है जितना भी फैक्टर आ सकता था उसको ऑलमोस्ट बैलेंस कर। समझ में आ रही बात? तो मुझे जो भी स्टडी करना है विदाउट द इफेक्ट ऑफ एमजी स्टडी कर पाऊंगा। ठीक है, चलो तो मेरे पास एक फोर्स आ गया dmv²/r, एक फोर्स आ गया टेंशन टी यहाँ पे, एक फोर्स आ गया टेंशन टी यहाँ पे। आ रही बात सुने? ठीक है, अब क्योंकि मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा, मतलब मैं उसके फ्रेम में चले गया, तो जब मैं खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले गया तो नेट फोर्स मुझे कितना दिखाई देना चाहिए? 0। फोर्स बैलेंस करना देखते हैं। पहले उसके पहले अगर ये एंगल थीटा है, ये रेडियस r है, तो आप देखो जो मैंने यहाँ से टेंशन t जो बनाया दैट विल बी इन टैंजेंशियल डायरेक्शन। तो रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90। कितना एंगल होता है मेरे पास? 90। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ, इसके पैरेलल। तो अगर ये थीटा मान लीजिए, ये थीटा, अब ये 90 है, मतलब ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर से ये और ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, अगर ये 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला थीटा। वही जैसे अपन लोग फोर्स के कॉम्पोनेंट्स करते थे एंगल थीटा। जैसे ये एंगल थीटा आया वैसे ही मेरे पास ये वाला एंगल भी थीटा है। आ रही इसमें? मैंने क्यों एंगल थीटा बताया? क्योंकि टेंशन टी जो है वो एट एन एंगल आ रहा है, लेकिन dmv²/r एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ रहा है। तो मैं कंपोनेंट्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रेक करने वाला हूं। ठीक है, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो टेंशन के मेरे पास दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो एंगल का साथ वाला, एंगल के साथ वाला आऊंगा cos t cos d थीटा, और दूसरा वाला आएगा sin t sin d थीटा। वैसे यहाँ पे भी एंगल के साथ वाला cos t cos d थीटा, साथ वाला sin t sin d थीटा। समझ आ रही है बात? ठीक है, चलो हाँ भाई, अब अगर मैं फोर्सेस बैलेंस, क्योंकि अब मैं खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में चलेगा तो नेट फोर्स मेरे पास 0 होना चाहिए इन x एज वेल एज इन y। तो अगर मैं x की बात करूँ, x डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो x में आ रहा है t cos d थीटा इस साइड में, एक आ रहा है t cos d थीटा इस डायरेक्शन में। तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। क्या और कोई फोर्स है x डायरेक्शन में? नहीं सर, मतलब x में मेरे पास नेट फोर्स 0 हो गया। y की अगर मैं बात करूँ तो y में मेरे पास dmv²/r ऊपर आ रहा है, में एक आ रहा है t sin d थीटा, एक और आ रहा है t sin d थीटा, मतलब उसको मैं लिख सकता हूँ 2t sin d थीटा। फिर से याद रखो कि मैं अभी फिलहाल mg का इफेक्ट नहीं देख रहा, आरियस में मैं mg के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है एक dmv²/r, एक आ रहा है मेरे पास 2t sin d थीटा। आरियस में ठीक है, अब क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ, नेट फोर्स 0, मतलब जितना ऊपर वाला फोर्स उतना नीचे वाला फोर्स, मतलब dmv²/r is equal to 2t sin d थीटा। आ रही है इसमें? अच्छा, sin d थीटा, सॉरी sin थीटा है ना ये, सॉरी दिस इज sin थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल मेरे पास थीटा था, मतलब ये एंगल भी थीटा। दिस इज sin थीटा, दिस इज sin थीटा। अरे इसमें अब एक बात नोटिस करो, क्या ये लेंथ बहुत छोटी सी लेंथ है dx, ये टोटल लेंथ dx है, ये रेडियस है r, ठीक है, ये लेंथ थी मेरे पास dx, टोटल लेंथ dx थी, ये थी रेडियस r, और ये टोटल एंगल कितना है 2 थीटा। आपको पता होगा सर्कल में हम लोग ने एंगल कैसे डिफाइन किया था कि अगर ये एंगल थीटा है, ये लेंथ ऑफ आर्क l है और रेडियस कैपिटल r था, तो थीटा वाज इक्वल टू l/r। वैसे यहाँ पे मैं बता सकता हूँ 2 थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन स्मॉल r। तो dx बहुत छोटा है, अगर dx बहुत छोटा है इसका मतलब थीटा भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा dx अपॉन 2r। आ रही है इसमें?
क्योंकि dx बहुत छोटा है इसका मतलब थीटा भी बहुत छोटा होगा। अब जब एंगल बहुत छोटा होता है तो मैं साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, थीटा। तो मेरे पास आ गया dm v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 2t साइन थीटा को मैंने लिख दिया थीटा, थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन 2r। नहीं समझा सर अब की बात, ठीक है, बोलो 2 से 2 बाजे, r से r बाजे, ठीक है। अच्छा dm की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी सर, म्यू dx, तो म्यू dx इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू टेंशन t इंटू dx, क्या dx से dx बाजे तो म्यू वी स्क्वायर, ठीक है, इस चीज को मिटा रहा हूं मैं, म्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कैपिटल टी बाय म्यू, तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी आ गई मेरे पास, अंडर रूट ऑफ कैपिटल टी अपॉन म्यू, अंडर रूट ऑफ कैपिटल टी अपॉन, समझ आ रही है बात, ठीक है, आइए में। तो वेलोसिटी ऑफ वेव का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ वेव का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे पास, which is equal to under root of t by mu, where t is tension in the string and mu is linear mass density, mu is linear mass density। समझ में आ रही बात, पहले आप लोग इसको अच्छे से लिखो, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और बताता हूँ, ठीक है। हाँ सुनिए, मान के चलो मान के चलो मैंने एकदम लूज छोड़ा था तो क्या स्ट्रिंग के अंदर कुछ टेंशन आता क्या, नहीं। अगर कुछ टेंशन ही नहीं आता तो क्या कोई वेव वेलोसिटी आती, नहीं। वेव वेलोसिटी नहीं मतलब एनर्जी आगे ट्रांसपोर्ट ही नहीं होती। अगर आपने लूज स्ट्रिंग को पकड़ रखा तो एनर्जी आगे ऑब्वियसली वेव ही नहीं जाती, दिखेंगे आपको, ये वेव आई नहीं रही है मेरे पास, ठीक है। तो मान के चलो उसको अंदर टेंशन क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ फोर्स एफ से खींच रखा है। कितने फोर्स से खींच रखा है, एफ फोर्स। आरईएस में जितने फोर्स से खींच रखा है मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी उतना ही रहेगा एफ। आरईएस में मान के चलो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो मेरे पास जितना मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है उतना ही मेरे पास टेंशन भी स्ट्रिंग के अंदर उतना ही क्रिएट हुआ है, टी। आरईएस में, ठीक है, गुड। तो मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्सटर्नल अपॉन म्यू। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्सटर्नल अपॉन म्यू, ठीक है। where F external is the force जो मैंने अप्लाई किया है and mu is the linear mass density, mu is the linear mass density। आ रही है इसमें। अब मान के चलो कि जो फोर्स मैंने अप्लाई कर रखा था ना उसको मैं चेंज नहीं कर रहा। जितने फोर्स से मैंने खींच रखा था, मान के चलो मैंने इसको 10 न्यूटन से खींच रखा था। कितने न्यूटन से, 10 न्यूटन से। तो ये इस 10 न्यूटन को मैं चेंज नहीं करने वाला, इस 10 न्यूटन को मैं चेंज नहीं करने वाला। आ रही बात इसमें, ठीक है। एफ एक्सटर्नल को भी मैं चेंज नहीं कर रहा, और जो म्यू जो है लीनियर मास डेंसिटी वो तो मेरे पास स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है। आरईएस में, ठीक है। अब चाहे मैं स्ट्रिंग के साथ कुछ भी करूँ, स्ट्रिंग मोटी या पतली थोड़ी ना हो रही मेरे पास, इनएक्सटेंसिबल है। फिलहाल मैं ये मान के चलो कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। आरईएस में तो अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो क्या वो मोटी या पतली हो सकती है, नहीं। इसका मतलब उसकी लीनियर मास डेंसिटी भी चेंज नहीं हो सकती। तो ना ही तो एक्सटर्नल फोर्स चेंज हो रहा है, ना ही तो लीनियर मास डेंसिटी चेंज हो रही। तो अगर ये दोनों ही चीजें नहीं चेंज हो रही तो क्या वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज होगी क्या, नहीं। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इज कांस्टेंट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास फिलहाल वेलोसिटी ऑफ वेव कांस्टेंट आ रहा है। उसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट मेंटेन रखा है, और मेरे पास लीनियर मास डेंसिटी तो कांस्टेंट थी ही थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चला। चलो देख, मान के चलो मैंने ऐसे वेव प्रोड्यूस किए सच दैट मेरे पास सिर्फ 2 पल्स दिखाई देगी, ये वाली एक ही वाली, जो मेरे पास सिर्फ फिलहाल 2 पल्स दिखाई देगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है, गुड, ठीक है। इस टाइम मान के चलो मेरे पास कुछ फ्रीक्वेंसी एफ
फ्रीक्वेंसी एफ है, तो अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है तो ओमेगा होता है मेरे पास 2πf। तो अगर फ्रीक्वेंसी मेरे पास कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने ऑसिलेशन है पर यूनिट टाइम आरएस में, तो मुझे 2 ऑसिलेशन दिखाई दे रहे हैं आरएस में, मतलब मेरे पास एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से मैं उसको मूव करा रहा हूँ आरएस में, मैं उसको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मूव करा रहा हूँ। समझ में आ रही बात? ये मान के चलो, हाँ यहाँ पे जो मैं अपना हाथ मूव जो कर रहा हूँ वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से कर रहा हूँ आरएस में 10 न्यूटन से खींच के मैं उसको एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? इसका अगर एफ कांस्टेंट है तो ओमेगा होता है 2πf, मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? मुझे पता है वेव वेलोसिटी की 2 फॉर्मूले होते हैं, या तो √T/μ या फिर उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ ω/k। इसी को मैं वेव वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ ω/k, डिपेंडिंग ऑन आपके पास वेव इक्वेशन दी थी या आपके पास स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज दी गई, उसके हिसाब से आप रिजल्ट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ही रिजल्ट मुझे वेव वेलोसिटी बता रही है। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी मेरे पास √T/μ या फिर ω/k लिखा सकते हैं आरएस में। अब मुझे ये तो पता है √T/μ से कि मेरे पास वेव वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर वेव वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब ω/k का फैक्टर ये भी एक कांस्टेंट आना चाहिए, ये भी एक कांस्टेंट आना चाहिए आरएस में। ठीक है, मतलब दिस आल्सो इज अ कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ सर? मान के चलो मैं कुछ फ्रीक्वेंसी एफ से इसको मूव करा रहा था, कितने फ्रीक्वेंसी से मूव करा रहा था? एफ से, और एफ फ्रीक्वेंसी से मूव करने की वजह से मेरे पास कुछ लैम्डा वेवलेंथ क्रिएट हो रहा है। कितना वेवलेंथ क्रिएट हो रहा है? लैम्डा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये मान के चलो मैं इसको ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मूव करवा रहा था। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करा रहा हूँ, उसकी वजह से लैम्डा वेवलेंथ क्रिएट हो रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास एफ कांस्टेंट है इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है आरएस में। ये मैंने आपको बताया था कि ओमेगा होता है मेरे पास 2πf, क्योंकि एफ कांस्टेंट है इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। जितनी फ्रीक्वेंसी से मैं उसको मूव करा रहा हूँ वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वैल्यू तो जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी आरएस में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि मेरे पास वेवलेंथ लैम्डा है, वेव नंबर के क्या होता है? 2π/λ। वेव नंबर क्या होता है मेरे पास? 2π/λ। ठीक है, तो पुट कर दूं, ये हो गया मेरे पास 2π/λ, ये हो गया मेरे पास 2πf। क्या 2π से 2π बाजे तो मेरे पास लैम्डा भाई साहब ऊपर आ जाएंगे, तो ये हो गया मेरे पास लैम्डा इंटू एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट विच इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, समझो क्या? अगर मैं एक स्पेसिफिक वेवलेंथ से मूव करवा रहा हूँ, सॉरी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से अगर मैं उसको ऑसिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब लैम्डा की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू ही आ रही है, आई इसमें वेवलेंथ की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू ही आ रही है। समझ में आ रही बात? अब मान के चलो जो भी फ्रीक्वेंसी थी, अब मैंने अगर मान के चलो फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, फ्रीक्वेंसी अगर मैंने डबल कर दी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डबल करने की वजह से क्या टेंशन में मैंने कोई चेंज लाया गया? नहीं सर। क्या म्यू में कोई चेंज लाया गया? नहीं सर। तो अगर टी और म्यू में चेंज नहीं हो रहा था, क्या वेव वेलोसिटी फिक्स्ड रहेगी? तो वेव वेलोसिटी अभी भी सेम कांस्टेंट वैल्यू दिखा रही होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी मैंने डबल कर दिया है तो लैम्डा को हाफ हो जाना पड़ेगा, वेवलेंथ को हाफ हो जाना पड़ेगा आरिवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2 पल्सेस दिखाई दे रहे थे, अगर मान के चलो मैंने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, मुझे 4 पल्सेस दिखाने चाहिए। कितने पल्सेस? 4 पल्सेस। ठीक है, तो मुझे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। समझ आ रही बात? ठीक है, दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा मतलब मेरे पास ये पूरी लेंथ थी, लैम्डा मतलब मुझे बताता था कि एक ऑसिलेशन में कितनी लेंथ आने वाली चाहिए थी। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड जब मैंने फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, मतलब 2 की जगह मुझे 1 2 3 4 कितने पल्सेस दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 पल्सेस दिखाई दे रहे हैं। तो जब मुझे 4 पल्सेस दिखाई दे रही थी तो मेरे पास वेवलेंथ कितनी हो गई थी? इतनी। दिस इज माई न्यू वेवलेंथ। अच्छे से देखो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा, मतलब अब जो वेवलेंथ मिल रही है वो लैम्डा की हाफ हो गई है। कितनी हो गई मेरे पास? लैम्डा की हाफ। समझ आ रही बात? ठीक है, समझा नहीं समझा? तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे होंगे तो वेवलेंथ कम हो रही होंगी, अगर आपने वेवलेंथ बढ़ा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी। आ रही है उसमें? सर इसका मतलब क्या? सुन, इसका क्या मतलब होता है वो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से सुनो। मैंने बताया था कि वेव वेलोसिटी होती है √T/μ विच इज इक्वल टू मेरे पास फाइनली आया था लैम्डा इंटू एफ, विच इज फाइनली मेरे पास कितना आया था? लैम्डा इंटू एफ, या जिसी को हम लोग ω/k लिख रहे हैं। रिजल्ट समझो क्या है?
अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं किया, सॉरी अगर मैंने टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंज नहीं किया, अगर मैंने टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंज नहीं किया और मेरे पास मीडियम सेम है, मीडियम सेम है मतलब मैं सेम स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। मीडियम क्या होता है? जिसके अंदर मेरे पास वेव ट्रैवल कर रही है। किसके अंदर ट्रैवल कर रही है? स्ट्रिंग के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो फिलहाल स्ट्रिंग मेरा मीडियम है। समझ में आ रही बात? तो अगर मैंने टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंज नहीं किया और मैंने म्यू ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं किया है, तो क्या टी बाय म्यू का रेशियो मेरे पास कांस्टेंट आ रहा होगा? अगर टी बाय म्यू का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब वेव वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेव वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर वेव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी तो लैम्डा घट रहा होगा, फ्रीक्वेंसी घट रही होगी तो लैम्डा बढ़ रहा होगा। समझ में आ रही बात? समझा नहीं समझा? ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि सर जब आपने रस्सी पकड़ रखा है, ठीक है, पहले आप उसको धीरे धीरे हिला रहे हो, आपको वेव जाती हुई दिखाई दे रही है। जब आप उसको जोर से हिला रहे हो, अरे इसमें आपको लगता है कि वेव तेज आ रही है, वेव तेज नहीं जा रही है, अरे उसमें वेव तेज नहीं जा रही है, बस उसकी जो ऑसिलेशन, जो लूप्स दिखाई दे रहे हैं वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितनी स्पीड से जा रही थी अभी भी वो वही। हमारी बात, कभी ये एक्सपेरिमेंट आप नोटिस करना, जितने फोर्स से आप खींच रखे हो उसको सेम मेंटेन करके चलो, ठीक है। तो पहले अगर आप उसको ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे थे, फिर बाद में अगर तेज ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो धीरे ऑसिलेट करने और तेज ऑसिलेट करने की वजह से मेरे पास नंबर ऑफ लूप्स चेंज होते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लूप चेंज नहीं होता। समझ में आएगा? तो फिर भी उसी लूप से, उसी स्पीड से मेरे पास आगे ट्रैवल कर पाएगा। समझ में आ रही बात? ये अपने आप में बहुत बहुत ही बढ़िया बात, समझा? ठीक है, चलो एक मिनट। हाँ भाई जरूर, इसका एक्सपेरिमेंट आप लोगों को क्लास में लाइव दिखाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे उतना अच्छा आपको व्यू आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने पास जो स्किपिंग रोप जो है उसका अच्छे से विजुअल यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है ना। हाँ भाई, तो होपफुली आपको ये जो बात जो है वो क्लियर हो गई है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसी को हम लोग और डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। जो भी डाउट्स है आपको ज़रूर मुझे एक बार टेक्स्ट कर दीजिएगा, और जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो रेगुलरली करूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे होमवर्क इसमें थोड़ा सा खाना नहीं कर रहे हैं, बाद में दिक्कत जा सकती है, ठीक है। चलो।